और देखते ही देखते हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म और ये लड़की पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगी सर। मैनेजर और गेमिंग प्लेटफॉर्म के इंचार्ज की बातों से बिल्कुल अनजान रिया लाइव स्ट्रीम पर अपनी अगली कॉन्टेस्ट खेल रही थी। रिया को अब तक सिर्फ इतनी ही बात का अंदाजा था कि दिन ब दिन उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे थे और उसके कमेंट्स की संख्या अब हजारों में पहुंच चुकी थी। कमेंट अब इतनी बढ़ गई थी कि रिया को अपनी गेम पर फोकस करने में दिक्कत आ रही थी। यहाँ तक कि रिया ने अब आने वाली कमेंट पर इंटरैक्ट करना भी छोड़ दिया था ताकि वो अपनी गेम पर फोकस रख सके। जब 2 घंटे बाद रिया ने फिर से अपने अकाउंट पर नजर डाली तो रिया को एक जोर का शॉक लगा। 2 घंटे के अंदर रिया के फॉलोअर्स 5 लाख से बढ़ गए थे। इतना ही नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद भी रिया के फॉलोअर्स बढ़ते ही चले जा रहे थे। कहीं ना कहीं रिया को ये देखकर डर लगने लगा था। अगर रिया ने अपनी मम्मा से ये सारी बातें शेयर की तो एक बात तो पक्की थी कि अनिका उसे आज के बाद कभी भी लाइव स्ट्रीम नहीं करने देती। यहाँ मारवा हाउस में दिल्ली के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मयंक सूद रोहित के साथ बातें करते हुए रोहित को कुछ दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे थे। डॉक्टर सूद ने रोहित से कहा, बच्चे को ये एक टैबलेट रोज दीजिए और इस टैबलेट को 2-3 दिन में 2 बार। मिस्टर रोहित, याद रहे कि मैंने इन टैबलेट को स्पेशली डिजाइन करवाया है ताकि ये बिल्कुल किसी साधारण मल्टीविटामिन टैबलेट की तरह दिखें। आप अपने बेटे को कुछ दिनों तक ये दवाइयाँ दीजिए, फिर वहाँ से हम उसका प्रोग्रेस देखेंगे। जब रोहित ने अपना ध्यान दवाई की शीशी से हटाकर डॉक्टर पर दिया तो डॉक्टर का चेहरा कुछ कंफ्यूजन में था। रोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, एनी कॉम्प्लिकेशंस? क्या आप मुझे और कुछ बताना चाहते हैं मेरे बेटे आर्यन की कंडीशन के बारे में? देखिए, मैंने आपके बच्चे से जब बात की तब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था, मानो जैसे कोई नॉर्मल बच्चा हो। मैं तो ये कहूंगा कि वो बाकी 6 साल के बच्चे से काफी ज्यादा ब्राइट और स्मार्ट लड़का है। मगर जिस तरह का बिहेवियर आपने अकेले में अपने बेटे के साथ नोटिस किया है, आई एम अ लिटिल वरीड। ये कंडीशन आगे और ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा कि आने वाले कुछ दिनों तक आर्यन ये टैबलेट मिस न करे। डॉक्टर के जाने के बाद रोहित अपनी स्टडी एरिया की ओर गया, जहाँ पर एक नौकर बर्थडे में मिली गिफ्ट को अरेंज कर रहा था। नौकर ने रोहित से कहा, सर, जो गिफ्ट कुरियर से आई हैं, उन्हें मैंने ऊपर के कमरे में रखवा दिया है। कई सारे बिजनेसमैन और बिजनेस एसोसिएट ने आपको विश करते हुए फूलों का गुलदस्ता भी भेजा है और मिस्टर सनी ने खास कहा है कि ये घड़ी जो उन्होंने आपके लिए गिफ्ट दी थी वो याद से आपके सामने रख दूं। और सर, ये स्कार्फ ये डॉक्टर शालिनी ने दिया है। स्कार्फ को देखते ही रोहित ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया और अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए नौकर से कहा, बाकी सारी चीजें तुम स्टोरेज रूम में रख दो। वो सनी की घड़ी मेरे बेडरूम के ड्रॉर में रख दो और उस स्कार्फ का एक काम करो, अभी सर्दी आने वाली है, वो स्कार्फ तुम्हें ठंडी हवा से बचाएगा, उसे तुम ही रख लो। नौकर स्कार्फ को देखते हुए खुश हो गया और वहाँ से चला गया। आसपास पड़ी गिफ्ट के बॉक्स देखते हुए रोहित के मन में सिर्फ एक ख्याल आ रहा था कि आखिर अनिका रोहित के लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाई थी? क्या वो भूल गई थी या फिर शायद अनिका रोहित को कोई गिफ्ट देना ही नहीं चाहती थी? रोहित निराश होकर स्टडी रूम में चला गया। आर्यन के बेडरूम में जाकर रोहित ने दवाई की शीशियां आर्यन की स्टडी टेबल पर रखकर कहा, ये कुछ विटामिन की गोलियां हैं, इन्हें रोज लेना, कभी भूलना मत, नेवर स्किप। ये दवाइयां मैं नहीं खाऊंगा। इन्हें लेने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? ये तुम्हारे लिए अच्छा है। जो न्यूट्रिशन तुम्हें खाने से पूरा नहीं मिलेगा वो इस दवाई से पूरा हो जाएगा। आर्यन रोहित की ये बात सुनकर मन ही मन सोचने लगा। फिर थोड़ी देर बाद अपनी किताब बंद करके रोहित की ओर देखकर आर्यन ने रोहित से पूछा, क्या ये दिमाग की शक्ति बढ़ा सकती है? विटामिन का तो काम ही है कि वो शरीर के हर रंग की ताकत बढ़ाए और दिमाग काम ही करता है शरीर को मिले न्यूट्रिशंस के आधार पर। इसका मतलब साफ है कि ये टैबलेट दिमाग की शक्ति बढ़ाता है। आर्यन ने दोनों बोतल को रोहित की ओर हल्के से ढकेलते हुए रोहित से कहा, फिर तो इन टैबलेट्स की जरूरत आपको ज्यादा है। मुझे क्यों इसकी जरूरत होगी? तुम जानते हो मेरा IQ कितना हाई है। ह्यूमन ब्रेन का हाईएस्ट IQ 301 है और मेरा IQ लेवल लगभग 290 के पार है। हो सकता है कि आपका IQ दुनिया में सबसे शानदार हो, मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका EQ दुनिया में सबसे पुअर है, क्योंकि आपके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। आज भी आपने मम्मा को हर्ट किया क्योंकि आपके अंदर इमोशंस की कमी है। जब से रिया ने आर्यन से कहा था कि आज मम्मा डैड को सब कुछ सच बता देने वाली हैं, आर्यन ने अपनी रीयूनाइटेड फैमिली के सपने देखना शुरू कर दिया था। मगर जब अपना सपना अचानक ही आर्यन को टूटते हुए नजर आया तो आर्यन ने मन में एक बात तय कर ली
कि जरूर डैड ने ही मॉम को फिर से हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से मॉम ने अपना इरादा बदल दिया था। नन्हे से आर्यन ने दवाई की शीशियां टेबल पर पटक कर रोहित से कहा, ये दवाइयां बिना भूले रोज लीजिएगा। ये कहते हुए आर्यन अपने बेडरूम की बालकनी में चला गया। आज आर्यन के इस बिहेवियर से कहीं न कहीं रोहित को ऐसा लग रहा था कि काश उसकी जिंदगी में बिल्कुल रिया जैसी ही एक बेटी होती। जैसे ही ये ख्याल रोहित के मन में आया, रोहित अपने आप पर हैरान हो गया था। जो ख्याल कभी जिंदगी में उसे नहीं आया था, वो सिर्फ एक बार उस छोटी सी बच्ची को मिलने के बाद उसके मन में कैसे आ सकता था। अचानक ही रोहित का ध्यान उसके हाथ में पकड़ी हुई दवाई की शीशी पर गया। बिना सोचे समझे रोहित ने शीशी में से एक टैबलेट निकाल कर निगल ली। दवाई की वजह से रोहित को थोड़ी सी नींद आने लगी थी। कहीं न कहीं अनिका की बेटी का चेहरा और उसकी बातें रोहित के दिमाग से निकल नहीं रही थीं। तभी उसे लिटिल एंजल की याद आई। रोहित को याद था कि लिटिल एंजल को उसे फॉलो करना था और उसकी गेम को सपोर्ट करना था, मगर जब उसने अकाउंट ओपन करके देखा तो ये जानकर रोहित निराश हो गया कि आज की लिटिल एंजल की लाइव स्ट्रीम उसने मिस कर दी थी। तभी अचानक रोहित को एक बात स्ट्राइक हुई। आज अनिका की बेटी रिया बार बार अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी टांगे जरा सी नीचे करके सर झुकाकर रोहित से कहती थी, आई एम जस्ट लाइक एन एंजल। कहीं न कहीं लिटिल एंजल का नाम पढ़कर फिर से रोहित को रिया की याद आने लगी थी। दवाई की वजह से रोहित को नींद जरूर आ रही थी, मगर रिया की याद उसे सोने नहीं दे रही थी। रोहित बार बार अपने फोन को टैप किए जा रहा था। टैप करते हुए अचानक ही रोहित के फोन में उसका सोशल मीडिया अकाउंट ओपन हो गया, जिस पर सनी ने रोहित को एक मैसेज भेजा था, डिड यू लाइक माई गिफ्ट। अब फिर से जब रोहित को गिफ्ट की याद आई तो बार बार रोहित के दिमाग में बस एक ही सवाल रिपीट होने लगा, आखिर अनिका उसके लिए कोई गिफ्ट क्यों नहीं लाई। रोहित का ये ख्याल अब उसे इरिटेट करने लगा था। रोहित ने आज के दिन डिसाइड किया था कि वो ऑफिस का कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज वो कुछ वक्त अपने बेटे के साथ और कुछ वक्त अपने आप के साथ गुजारना चाहता था। बेटे के साथ वक्त गुजारने की कोशिश में आज रोहित बुरी तरह फेल हो चुका था। गेमिंग प्लेटफॉर्म का सुपरवाइजर अभी अभी अपने घर पहुंचा था। तभी अचानक उस इंचार्ज का फोन आया। जैसे ही सुपरवाइजर ने फोन उठाया, टेंस आवाज में इंचार्ज ने उससे कहा, सर जल्दी से सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए। सुपरवाइजर ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोल कर देखा। अकाउंट चेक करते ही वो चौंक गया कि अब एक नया हैशटैग सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रेंड होने लगा था, लिटिल एंजल इज फेक, फैंटास्टिक प्रिंसेस इज रियल। फैंटास्टिक प्रिंसेस एक लाइव स्ट्रीमर थी जो इस साल गेमिंग ऐप के साथ रजिस्टर हुई थी, मगर ये फैंटास्टिक प्रिंसेस नाम की मेंबर उनकी गेमिंग सेक्शन में एक्टिव नहीं थी, बल्कि एंटरटेनमेंट चैनल में काफी एक्टिव थी। आज उसकी लाइव स्ट्रीम में किसी ने जब उसे लिटिल एंजल पर अपनी कमेंट देने को कहा, तब फैंटास्टिक प्रिंसेस ने उसका जवाब देते हुए कहा, लिटिल एंजल जो कर रही है वो एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर वो सचमुच इतने पावरफुल खानदान की होती तो अपना चेहरा इस तरह सोशल मीडिया पर कभी नहीं दिखाती, और ये तो सिर्फ 6 साल की बच्ची है। मैं खुद जबकि इतनी बड़ी हो गई हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए मुझे अपनी फैमिली से कितनी फाइट करनी पड़ती है वो मैं ही जानती हूँ। सुपरवाइजर ने कुछ देर सोचने के बाद फोन पर इंचार्ज से कहा, मुझे लगता है ये जो प्रिंसेस लड़की उस छोटी सी बच्ची पर इल्जाम लगा रही है वो बस खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहती है। ये फैंटास्टिक प्रिंसेस ने रिसर्च की होगी कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में कौन चल रहा है। जब उसकी नजर लिटिल एंजल पर पड़ी होगी तो उसने सोचा होगा कि ये तो काफी आसान शिकार है, क्यों ना इस पर थोड़ा सा कीचड़ उछाल कर अपनी पॉपुलैरिटी बना ली जाए। एक काम करो, तुम इस फैंटास्टिक को एक वार्निंग इशू कर दो। इंचार्ज ने सुपरवाइजर से कहा, ठीक है सर, मैं समझ गया। मुझे पता है कि लिटिल एंजल इस साल की हमारी सबसे प्रॉमिसिंग लाइव स्ट्रीमर है, और इतना ही नहीं, वो सिर्फ एक 6 साल की बच्ची है। एक 6 साल की बच्ची झूठ कैसे बोल सकती है? सर, हमें ध्यान रखना होगा कि ये फैंटास्टिक जैसे लोग इस नन्ही बच्ची की पॉपुलैरिटी को मिट्टी में ना मिला दें। मल्होत्रा हाउस। मामा, आज मैंने डैडी को फेसबुक पर ऐड किया है, क्या कहूँ मैं उनसे? जब रिया ने देखा कि अनिका गहरी नींद में सो चुकी थी, तब थोड़ी देर कुछ सोचकर खुद ही रिया ने रोहित मारवा को मैसेज लिखा। रोहित मारवा, जो इस वक्त दवाई की हालत में अनिका पर चिढ़ा हुआ था, कहीं न कहीं अनिका के एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ और नोटिफिकेशन पर टैप करते हुए इनकमिंग मैसेज पढ़ा। मैसेज में लिखा था, डैड आर यू अस्लीप? अचानक ये मैसेज पढ़कर रोहित के हाथ से उसका मोबाइल छूट गया। रिया के इस मैसेज को देखकर अचानक ही रोहित को गुस्सा आ गया। दवाई का असर अब रोहित को ज्यादा लगने लगा था कि आखिर इस मैसेज का क्या मतलब हो सकता था। उस बच्ची ने आखिर रोहित को अपना डैड क्यों बुलाया था? रोहित चाहता था कि अनिका उसकी जिंदगी में आए, मगर अपनी बच्ची रिया के बिना।
रोहित ने अपना फोन उठाकर रिया को रिप्लाई देना शुरू किया, डू नॉट कॉल मी योर फादर। रिया को ये मैसेज भेजते हुए रोहित ने रिया के अकाउंट को अपने अकाउंट पर मैसेज भेजने से ब्लॉक कर दिया। जब रिया ने रोहित का मैसेज पढ़ा तो रिया अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से हंसने लगी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए रिया ने अपने डैडी को मैसेज करते हुए लिखा, क्या आप मेरे डैडी नहीं बनना चाहते? जैसे ही रिया ने ये मैसेज रोहित को भेजा, रिया की स्क्रीन पर एक पॉपअप फ्लैश होने लगा, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट इज नॉट अवेलेबल। रिया ये मैसेज पढ़कर हैरान हो गई। वैसे तो रिया छोटी सी उम्र में इंटरनेट की काफी बातें जानती थी, मगर अभी भी कुछ बातें रिया की समझ के बाहर थीं। कंफ्यूज होकर फिर से रोहित को मैसेज भेजने लगी, लेकिन जब फिर से एक बार वही मैसेज रिया के स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, तब रिया को लगा कि जरूर फोन की कोई सेटिंग में कोई गड़बड़ हुई है। तभी रिया की हंसी की आवाज सुनकर जागी हुई अनिका ने रिया से पूछा, क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? अब सोने भी दो मम्मा को। रिया ने अपना फोन अनिका को दिखाते हुए पूछा, देखो ना, मैं डैडी को मैसेज भेजने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये मैसेज जा ही नहीं रहा। जब अनिका ने रिया का फोन लेकर रोहित और रिया का कॉन्वर्सेशन चेक किया तो वो सारा मामला समझ गई। अनिका ने फोन रिया को देते हुए कहा, उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, अब तुम उन्हें मैसेज नहीं भेज पाओगी। अपनी मम्मा के मुँह से ये बात सुनकर रिया हैरान हो गई। क्या मतलब ब्लॉक कर दिया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अनिका ने अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए रिया की बातों का जवाब दिया, क्योंकि तुमने उन्हें डैडी कहा, उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। ये बात सुनते ही रिया ने जोर से अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया और अपना मुंह तकिए के अंदर डालकर बोलने लगी, अगर आप मुझे हेट करते हैं तो मैं आपको आज से डबल हेट करूंगी। मैं आपसे कभी 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 भी प्यार नहीं करूंगी। गुस्से से तिलमिलाई नन्ही रिया को बिस्तर पर सोने के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। वहाँ रोहित इस बात से अनजान था कि अभी अभी उसने जिस बच्ची को ब्लॉक करके उसका दिल तोड़ा था, दरअसल वही बच्ची उसकी बेटी थी। आज की बातों को लेकर इरिटेट रोहित अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ नींद का इंतजार तो जरूर कर रहा था, मगर रिया और अनिका के ख्याल उसे सोने नहीं दे रहे थे। नन्ही रिया तकिए में मुंह छुपाकर रोते हुए अपने डैडी को कोसने लगी थी, मैं आपको फिर कभी नहीं प्यार करूंगी, आपने मुझे अपने अकाउंट से ब्लॉक कर दिया। आई एम डीपली हर्ट डैड। उस रात रोहित और रिया के अलावा भी कोई अपने बिस्तर पर लेटा हुआ नींद का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर शालिनी अपने बिस्तर पर करवटें बदलकर आज रोहित के घर पर सबके सामने हुई इंसल्ट को बार बार याद कर रही थी। जैसे ही रोहित ने अनिका को दरवाजे पर खड़े हुए देखा, रोहित के फेशियल एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गए थे। आमतौर पर जब भी हॉस्पिटल में रोहित शालिनी से मिलता था, तब बड़े ही फॉर्मली शालिनी के साथ हाय हेलो करता था। रोहित, अनिका, रिया और आर्यन की तस्वीर जब भी शालिनी की आंखों के सामने आती थी, शालिनी को वो चारों एक कंप्लीट फैमिली के रूप में नजर आने लगे थे। इस बात से शालिनी की नींद उड़ गई थी और वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर अपने दिमाग से इन बातों को निकालने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन संडे था। शालिनी सुबह सुबह तैयार होकर रोहित मारवा के घर पहुंच गई। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड शालिनी की कार के पास आया और शालिनी से पूछने लगा, हेलो डॉक्टर शालिनी, गुड मॉर्निंग, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? देखिए, मुझे लगता है जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई डोंट थिंक मिस्टर रोहित ने ऐसा कुछ कहा होगा। अब सिक्योरिटी गार्ड खुद ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, मगर किसी तरह उसे अपनी ड्यूटी निभानी थी, इसलिए हिम्मत इकट्ठा करके उसने शालिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मिस्टर रोहित मारवा ने पर्सनली इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि डॉक्टर शालिनी को बिना अपॉइंटमेंट के अंदर आने जाने ना दिया जाए। सिक्योरिटी गार्ड की ये बात शालिनी के कानों पर पड़ते ही शालिनी ने गाड़ी को रिवर्स गियर में डालकर जोर से एक्सीलेटर दबा दिया। स्पीड में गाड़ी चलाती हुई शालिनी की आंखों में बदले की भावना साफ नजर आने लगी थी। बार बार हो रही शालिनी की इंसल्ट शालिनी के बर्दाश्त से बाहर होने लगी थी और इन सब के पीछे सिर्फ एक नाम था, अनिका। न जाने उसने रोहित और आर्यन पर क्या जादू कर दिया था कि आज ना तो रोहित और ना ही आर्यन शालिनी का नाम सुनने तक को तैयार थे। मल्होत्रा हाउस। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनिका ने जब तक अपना नाश्ता पूरा किया, अंजलि मामी और रिया मेन डोर से अंदर आई। मगर अनिका ये देखकर हैरान हो गई कि रिया और अंजलि मामी के पीछे पीछे शीला मासी भी आ रही थी। काफी दिनों से अनिका शीला मासी से नहीं मिली थी, मगर शीला मासी को देखकर अनिका को इस बात का अंदाजा आ गया था कि शीला मासी हमेशा की तरह बहुत एग्रेसिव मूड में थी। जैसे ही रिया अनिका के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, शीला मासी ने अंजलि मामी का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में अंजलि मामी से पूछा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि तुमने मेहरा की रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मौका अपने हाथों से गंवा दिया। जैसे ही शीला मासी ने ये बात अंजलि मामी से कही, किशन मामा जो अभी अभी अपनी वॉक पूरी करके घर में लौटे थे, उन्होंने शीला मासी से पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हो? शीला मासी ने अपने होठों को दबाते हुए अंजलि मामी की ओर देखा। आंखों ही आंखों में शीला मासी ने अंजलि मामी से ये कहा था कि अब तुम इतनी इम्पोर्टेंट बातें
अपने पति से भी छुपाने लगी हो? शीला मासी ने फिर किशन मामा की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है ये बात तुम्हारी पत्नी ही तुम्हें बताए तो बेहतर होगा। अनिका ने रिया को अपने हाथ में उठा लिया और अंजलि मामी की ओर चलने लगी। अंजलि मामी के चेहरे से ये साफ पता चल रहा था कि इस वक्त अंजलि मामी काफी कंफ्यूजन में थी। अंजलि मामी ने किशन मामा को पूरी बात समझाई। एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद शीला मासी ने तुरंत ही किशन मामा से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेहरा परिवार को पैसों की या इन्वेस्टर्स की कमी है? मार्केट में कई सारे इन्वेस्टर्स उनके पीछे पड़े थे हाथ में पैसे लिए, मगर मेहरा परिवार ने सबको रिजेक्ट कर दिया था। वो किसी भी ऐरे गहरे के साथ काम नहीं करना चाहते थे। मेहरा खानदान ने ये मौका रायचंद परिवार को दिया था। ऐसा मौका अपने हाथ से जाने देने का क्या मतलब था अंजलि? अगर तुम्हारी भाभी इतने बड़े मौके के बदले में तुम्हें थोड़ा बहुत सुना देती हैं, तो तुम क्या इतने बड़े प्रॉफिट के बदले में थोड़ी सी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकती थी? अपनी भाभी के थोड़े से ताने सुनकर इतना बड़ा प्रॉफिट खड़ा कर सकती थी, मगर नहीं, तुम्हें प्रॉफिट और बिजनेस से ज्यादा प्यारा अपना ईगो है। देखो किशन, इतना बड़ा प्रॉफिट करने का मौका किस तरह तुम्हारी बीवी ने अपने हाथ से जाने दिया? क्या तुम अभी भी कुछ नहीं कहोगे अपनी बीवी को? किशन मामा ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और बड़े ही हताश चेहरे से वो जमीन की ओर देखने लगे। किशन, तुम्हें अपनी पत्नी के इंसल्ट के लिए इतना बुरा लग रहा है तो फिर कभी तुमने सोचा है कि मल्होत्रा फार्मेसी के लिए मैंने आज तक कितनी इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन का सामना किया है? मुझे पता है शीला, तुम किन हालातों से गुजरी हो। किशन मामा के मुंह से अपने लिए सहानुभूति सुनकर शीला मासी ने अपने गुस्से पर काबू किया और कहा, मैं परिवार के लिए अपनी इंसल्ट बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। किशन, तुम्हें याद है ना, एक जमाने में मल्होत्रा खानदान की क्या आन बान और शान हुआ करती थी? तब तुम बहुत छोटे थे। दिल्ली के मशहूर गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार भी बड़ी इज्जत से हमारा नाम लिया करते थे, मगर आज देखो हमारी हालत। एक लंबी सांस छोड़ते हुए शीला मासी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, आज तो हमें मेडिकल कॉन्फ्रेंस में इनवाइट करने से पहले भी 100 बार सोचा जाता है, मगर ऐसा क्यों? इन सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह है, आज हमारे पास वो पैसा और वो पावर नहीं रहा है जो हुआ करता था। और ऐसे हालात में जब हमारे सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रखी गई थी पैसा कमाने की, तो हम उसे जाने कैसे दे सकते थे? शीला मासी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतनी बड़ी डील को किस तरह ठुकरा सकता था। तभी कुछ सोच रही शीला मासी की नजर डाइनिंग टेबल के पास खड़ी अनिका पर पड़ी। अनिका की ओर देखते हुए शीला मासी ने पूछा, तुम्हें भी फर्क नहीं पड़ता क्या? तुम्हें भी परिवार की शानो शौकत से कोई लेना देना नहीं है? मेरे ख्याल से तुम्हारा जवाब इन दोनों के जवाब से कुछ अलग होगा। मैं जानती हूँ, जो लड़की अपने मामी की उम्र की औरत पर हाथ उठा सकती है, उसके तो विचार काफी अलग होंगे। जो लड़की प्रॉफिट और पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े दावे कर सकती है, वो लड़की जरूर इन दोनों से कुछ अलग ही सोचती होगी। शीला मासी की बातों का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, जो लोग दूसरों की कही और सुनी बातों पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं नहीं सोचती। जो लोग दूसरों की बातों के प्रभाव में आकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ना तो बहुत दूर की बात है। मैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाती। अंजलि मामी को भी अनिका की इस बात में सच्चाई नजर आई। धीमी आवाज में अंजलि मामी ने शीला मासी से कहा, देखो, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमने किसी ईगो में आकर वो बिजनेस डील ठुकराई नहीं है। शीला, इस वक्त ये कहना भी बहुत मुश्किल है कि रियल एस्टेट का बिजनेस आगे चलकर प्रॉफिटेबल होगा या लॉस मेकिंग होगा। किशन मामा, अंजलि मामी और अनिका को एक जैसी बातें करते सुनकर अचानक ही शीला मासी को हंसी आने लगी। हंसते हुए शीला मासी ने किशन मामा और अंजलि मामी से कहा, वाह, आप दोनों का अंधा प्यार तो गजब का निकला। न सिर्फ आप एक दूसरे को अंधा प्यार करते हैं, मगर कल की आई इस बच्ची पर भी उतना ही प्यार और उतना ही भरोसा हो गया आपको कि आपको लगता है कि जो प्रॉफिट आपको रियल एस्टेट बिजनेस नहीं दे सकता, वो प्रॉफिट ये 25-26 साल की लड़की आपको करके दे देगी। बच्चों को प्रोत्साहन देने की भी एक लिमिट होती है। अगर हद से ज्यादा प्यार देकर बच्चों की जिद पूरी की जाए तो एक दिन अपने हाथ लिए डिसीजन पर पछताओगे आप लोग। ये याद रखना। आपको क्या लगता है, आपने जो पैसा अनिका को दिया है मार्केट में लगाने के लिए, वो रातों रात दुगना हो जाएगा? शीला मासी की ये बात सुनकर किशन मामा हैरान हो गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।